दोस्तों सीबीआई ने मंगलवार को यानी 10 मई को 40 स्थानों पर तलाशी ली और गृह मंत्रालय के विदेश विभाग के 6 अधिकारियों से विदेशी योगदान अधिनियम के तहत मंजूरी देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए पूछताछ की, जो कि 2010 के कुछ गैर सरकारी संगठनों के लिए। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह अभियान गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, बिचौलियों और गृह मंत्रालय के विदेशी अंशदान नियम अधिनियम FCRA के लोक सेवकों को पकड़ने के लिए चलाया गया था, जिन्होंने FCRA प्रावधानों का उल्लंघन किया था और रिश्वत के बदले अवैध निकासी की सुविधाएं प्रदान की थी। जांच एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि लोक सेवकों सहित कुछ आरोपियों को रिश्वत का आदान प्रदान करते हुए पकड़ा गया है। लगभग आधा दर्जन लोक सेवकों और अन्य से पूछताछ की जा रही है। अब तक की तलाशी के दौरान हवाला चैनलों के जरिए करीब 2 करोड़ रुपए का लेन देन पकड़ा गया है। दोस्तों, FCRA मंजूरी कई वर्षों से एक कठिन मुद्दा रहा है और सरकार पर अक्सर राजनीतिक या वैचारिक कारणों से गैर सरकारी संगठनों को उनकी मंजूरी को रद्द करने या नवीनीकृत न करने के लिए लक्षित करने का आरोप लगाया गया है। इस साल की शुरुआत में NGO ग्लोबल पीस इनिशिएटिव द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों NGO को अपने FCRA पंजीकरणों के नवीनीकरण न होने की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार के पास वापस जाने को कहा था। 31 दिसंबर 2021 के बाद से लगभग 5,900 NGO के पंजीकरण सक्रिय हो गए थे। या तो NGO नियत तारीखों से पहले नवीनीकरण के आवेदन नहीं कर पा रहे थे या MHA ने FCRA के कथित उल्लंघन के लिए उनके नवीनीकरण से इनकार कर दिया था। पिछले साल 25 दिसंबर को MHA ने प्रतिकूल इनपुट के आधार पर मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA पंजीकरण को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था। हालांकि पंजीकरण 6 जनवरी को बहाल कर दिया गया था और मिशनरी ऑफ चैरिटी के FCRA प्रमाण पत्र को 2026 के अंत तक वैध बना दिया गया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे FCRA है क्या, FCRA कैसे पंजीकरण प्रदान करता है और ये भी जानेंगे कि अनुमोदन किस आधार पर रद्द किया जाता है। तो दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। दोस्तों, FCRA 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में पैसा लगाकर भारत के मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं। ये चिंताएं वास्तव में और पुरानी भी थी। इन्हें 1969 में ही संसद में व्यक्त कर दिया गया था। कानून ने व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके। यूपीए सरकार के तहत 2010 में एक संशोधित FCRA अधिनियमित किया गया था ताकि विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत किया जा सके और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए उनके उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सके। वर्तमान सरकार द्वारा 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे सरकार को गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण और जांच मिली। तो मोटे तौर पर FCRA को विदेशी दान प्रदान करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या NGO को अधिनियम के तहत पंजीकृत होने, भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोलने और केवल इस उद्देश्य के लिए उन निधियों का उपयोग करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें धन प्राप्त किया गया है। और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है, NGO को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता होती है और उन्हें किसी अन्य NGO को मनी ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। यह अधिनियम चुनावों के लिए उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्रों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है। दोस्तों, गैर सरकारी संगठन जो विदेशी धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेज के साथ एक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। FCRA पंजीकरण उन व्यक्तियों या संघों को दिए जाते हैं जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं।
एनजीओ द्वारा आवेदन के बाद गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से आवेदक के पूर्वव्रत में पूछताछ करता है और तदनुसार आवेदक को संसाधित करता है। एफसीआरए के तहत आवेदक काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए और एक धार्मिक आस्था से दूसरे धर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या बल के माध्यम से रूपांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाया या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आवेदक को सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। धन के दुरुपयोग या दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए और राजद्रोह के प्रचार में शामिल नहीं होना चाहिए या इसमें शामिल होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। एमएचए को 90 दिनों के भीतर आवेदक को स्वीकृत या अस्वीकार करना आवश्यक है। दिए गए समय में आवेदन को संसाधित करने में विफलता के मामले में एमएचए से एनजीओ को इसके कारणों के बारे में सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों, एक बार एफसीआरए पंजीकरण प्रदान करने के बाद 5 साल के लिए वैध होता है। गैर सरकारी संगठनों से पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की उम्मीद है। नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफलता के मामले में पंजीकरण समाप्त हो गया माना जाता है और एनजीओ अब मंत्रालय से अनुमति के बिना विदेशी धन प्राप्त करने या अपने मौजूदा धन का उपयोग करने का हकदार नहीं है। ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत करीब 5,900 एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पिछले साल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया था। नियम तारीख से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहने के बाद 5,789 गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण समाप्त हो गया था। बाकी जिन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि एमएचए ने उनके संचालन या खातों को एफसीआरए का उल्लंघन पाया था। दोस्तों, एमएचए के अनुसार नियम तारीख से पहले आवेदन करने में विफल रहने वाले एनजीओ पंजीकरण की समाप्ति के 4 महीने के भीतर मंत्रालय में याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके बाद उनके आवेदनों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। कई एनजीओ कई कारणों से नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करते हैं, जिसमें या तो उस परियोजना को पूरा करना शामिल है जिसके लिए एफसीआरए पंजीकरण लिया गया था या एनजीओ स्वयं तय करता है। दोस्तों, सरकार किसी भी एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि वह इन अधिनियमों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, जिसमें यदि किसी जांच में आवेदन में गलत वितरण मिलता है तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। यदि एनजीओ को प्रमाण पत्र या नवीनीकरण के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, यदि वह लगातार 2 वर्षों से समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी उचित गतिविधि में संलग्न नहीं है, यदि अगर यह निष्क्रिय हो गया है। दोस्तों, एफसीआरए का कहना है कि इसे रद्द भी किया जा सकता है यदि केंद्र सरकार की राय में प्रमाण पत्र को रद्द करना जनहित में आवश्यक है। पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है जब एक ऑडिट को विदेशी धन के दुरुपयोग के मामले में एक गैर सरकारी संगठन के वित्त में अनियमितता का पता चलता है। एफसीआरए के अनुसार प्रमाण पत्र रद्द करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक संबंधित व्यक्ति या एनजीओ को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता। एक बार एनजीओ का पंजीकरण रद्द होने के बाद यह 3 साल के लिए पुनः पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। मंत्रालय के पास 180 दिनों तक लंबित जांच के लिए एक एनजीओ के पंजीकरण को निलंबित करने की शक्ति है और इसके फंड को फ्रीज भी किया जा सकता है। सरकार के सभी आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, एफसीआरए के कथित उल्लंघन के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और प्रसिद्ध एनजीओ जैसे कि कंपैशन इंटरनेशनल, ग्रीनपीस इंडिया, सबरंग ट्रस्ट, लॉयर्स कलेक्टिव, एमनेस्टी इंटरनेशनल और फोर्ड फाउंडेशन सरकार की जांच के दायरे में आ गए हैं। अधिकांश पर उनके पंजीकरण को रद्द करने के लिए वित्तीय अनियमितताओं या राजनीतिक गतिविधि का आरोप लगाया गया है। 2018 में अपने वित्तीय लेन देन में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा शुरू की गई जांच के बाद एमनेस्टी को 2020 में भारत में अपना संचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एमनेस्टी ने सरकार की कार्रवाई को मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का डायन हंट और असंतोष पर कार्रवाई कहा। ग्रीनपीस इंडिया ने 2015 में अपने एफसीआरए पंजीकरण को कई बैंक खाते
खोलने और धन की आवाजाही के आधार पर रद्द कर दिए जाने के बाद अपने परिचालन को कम कर दिया है। वकील इंदिरा जयसिंह एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव सीबीआई जांच का सामना कर रहा है। 2016 में एमएचए ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान का कथित रूप से उपयोग करने के लिए एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का एफसीआरए पंजीकरण 2016 में कथित रूप से विदेशी और घरेलू फंडों को मिलाने और सांप्रदायिकता कम्पैक्ट पत्रिका के प्रकाशन पर धन खर्च करने के लिए रद्द किया गया था। अप्रैल 2015 में एमएचए ने फोर्ड फाउंडेशन को पूर्व अनुमोदन श्रेणी के तहत रखा, जिसका अर्थ था कि संगठन से भारत में प्राप्तकर्ताओं के लिए सभी फंडों को सरकार द्वारा मंजूरी देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को भी कुछ समय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में गृह मंत्रालय की निगरानी सूची में रखा गया था। 2016 में रूपांतरण के आरोपों पर भारत में गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषण करने से सरकार द्वारा कंपैशन इंटरनेशनल को रोक दिया गया था। दोस्तों, 2011 तक भारत में एफसीआरए के तहत 40,000 से अधिक एनजीओ पंजीकरण थे। यह संख्या अब 16,000 रह गई है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार पर एनजीओ को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने 16,700 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिसमें से 10,000 से अधिक रद्दीकरण 2015 में किए गए थे। पिछली यूपीए सरकार ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के विरोध के बाद गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई की थी। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने लगभग 4,000 गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया था। दोस्तों, यह यूपीए सरकार के अधीन था कि ग्रीन पीस इंडिया पहली बार जांच के दायरे में आया था। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसे पहली बार सन 2000 में एफसीआरए पंजीकरण दिया गया था, जिसको यूपीए सरकार द्वारा इसके पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति नहीं थी। और दोस्तों, अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि सीबीआई ने जो एफसीआरए के भ्रष्टाचार मामले में गृह मंत्रालय के अधिकारियों को पूछताछ की और उनको गिरफ्तार किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।